वेलकम टू शिक्षा सेवा यूट्यूब चैनल। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। मेरे सामने आज ऐतिहासिक दस्तावेजों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बनाए गए नोट्स का एक बहुत बड़ा पुलिंदा रखा है। हाँ, और इससे देखकर ही लग रहा है कि आज हमारा मिशन काफी दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल। आज का हमारा मिशन है उस जटिल पहेली को सुलझाना कि आखिर कैसे एक व्यापारिक कंपनी, मतलब अपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत जैसे विशाल, समृद्ध और विविध उपमहाद्वीप पर एक-एक करके कब्जा कर लिया। और इसके लिए हमें उन सभी प्रमुख आंग्ल युद्धों यानी एंग्लो वॉर्स की गहराई में जाना होगा, जिन्होंने भारत का नक्शा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। सही कहा। और देखिए, जो छात्र अक्सर इन तारीखों और संधियों के भारी भरकम नामों के बीच उलझ जाते हैं, उनके लिए हमने एक बहुत ही मजेदार YouTube वीडियो से कुछ कमाल की याद रखने की ट्रिक्स भी निकाली हैं। ये बहुत बढ़िया किया आपने, क्योंकि इस पूरी कहानी को अगर हम एक बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ कुछ सेनाओं के आमने सामने टकराने की सूची नहीं है। तो फिर इसे किस तरह से देखा जाना चाहिए? यह असल में एक मास्टर क्लास है, ये समझने के लिए कि कैसे वैश्विक कूटनीति, फूट डालो और राज करो की अचूक नीति और कुछ बेहद चालाक संधियों ने भारत को गुलाम बनाया। मतलब अंग्रेजों ने भारत को सिर्फ अपनी बंदूकों या तोपों के दम पर नहीं जीता। बिल्कुल नहीं। उन्होंने भारतीय शक्तियों की आपसी खींचतान, उनके अहंकार और उनके छोटे फायदों का इस्तेमाल करके अपने साम्राज्य की नींव रखी। ये बात सच में सोचने पर मजबूर करती है कि कैसे मुट्ठी भर लोग समंदर पार से आए और पूरे देश पर छा गए। खैर, इस सिलसिले को समझने के लिए हमें सबसे पहले दक्षिण भारत का रुख करना होगा। हाँ, जहां से वर्चस्व की ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। मेरा मतलब है आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जिन्हें इतिहास में कर्नाटक युद्ध या कर्नाटिक वॉर्स भी कहा जाता है। लेकिन एक सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है वो ये कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच ये दुश्मनी अचानक भारत के कर्नाटक क्षेत्र में कैसे भड़क उठी? देखिए, इसकी जड़ें भारत में नहीं बल्कि यूरोप में थीं। 1744 से 1763 के बीच जो 3 कर्नाटक युद्ध हुए, वे असल में यूरोप में चल रही भू राजनीतिक उथल-पुथल का ही एक स्पिलओवर या कह सकते हैं कि विस्तार थे। अच्छा, तो मतलब लड़ाई कहीं और की थी और असर यहाँ हो रहा था। बिल्कुल। उस समय यूरोप में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था और उसके ठीक बाद सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया। शिक्षा अब सेवा क्योंकि YouTube ब्रिटेन चैनल। और फ्रांस वहां एक दूसरे के खून के प्यासे थे, तो दुनिया भर में जहां भी उनकी कॉलोनियां या व्यापारिक चौकियां थी, वहां उनका आपस में टकराना तो तय ही था। एकदम सही। भारत में भी इन दोनों कंपनियों ने अपने अपने व्यापारिक हितों को बचाने के लिए हथियार उठा लिए। तो ये कुछ ऐसा था कि दो पड़ोसी अपने असली घर में लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी लड़ाई का जो नुकसान है वो उनके हॉलिडे होम में हो रहा है। हाँ, ये तुलना काफी सटीक है। तो अगर हम प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें, जो 1746 से 1748 तक चला, इसका अंत 1748 में एक्स-ला शापेल की संधि के साथ हुआ था ना? हाँ, एक्सला-शापेल की संधि, और इसके तहत अंग्रेजों को उनका मद्रास वापस मिल गया था। लेकिन ये सिर्फ एक अस्थायी युद्ध विराम था। तो असली खेल कब शुरू हुआ? असली शतरंज का खेल तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में शुरू हुआ, जो 1749 से 1754 तक चला। इस बार मुद्दा यूरोप का नहीं था, बल्कि भारत का अपना था। कर्नाटक और हैदराबाद के नवाबों के बीच गद्दी को लेकर पारिवारिक कला। बिल्कुल। और यहीं पर फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, जो कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी रणनीतिकार था, उसने सोचा कि क्यों ना एक गुटना समर्थन करके पूरे दक्षिण भारत की कठपुतली अपने हाथ में ले ली जाए। डुप्ले की ये चाल तो लगभग कामयाब हो ही गई थी। हो गई थी, लेकिन तभी इतिहास में रॉबर्ट क्लाइव की एंट्री होती है। क्लाइव, जो पहले सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी में एक क्लर्क था, उसने अर्काट पर एक अचानक हमला करके कब्जा कर लिया। एक क्लर्क का इतना बड़ा मिलिट्री जीनियस बन जाना वाकई किसी फिल्मी कहानी जैसा लगता है। और इसी एक चाल ने डुप्ले के पूरे खेल को पलट कर रख दिया और फ्रांसीसियों की साख को बहुत बड़ा झटका लगा। तक चला, फ्रांसीसियों का दम फूलने लगा था। हाँ, 1760 में वॉन्डीवॉश का युद्ध एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ब्रिटिश सेनापति आयरकूट ने फ्रांसीसी सेनापति काउंट डी लाली की सेना को बुरी तरह रौंद दिया। और अंततः 1763 में जब पेरिस की संधि हुई, तो भारत में फ्रांसीसियों का राजनीतिक साम्राज्य बनाने का सपना हमेशा के लिए दफन हो गया। बिल्कुल, उन्हें सिर्फ अपनी कुछ व्यापारिक बस्तियों तक समेट दिया गया। वॉन्डीवॉश की युद्ध ने यह तय कर दिया कि अब भारत को कॉलोनाइज करने की रेस में फ्रांस नहीं है। मैदान पूरी तरह से ब्रिटिश कंपनी के लिए साफ हो चुका था। वेलकम टू लेकिन शिक्षा अंग्रेजों के सेवा लिए YouTube मैदान चैनल। इतना भी खाली नहीं था। दक्षिण में ही एक और बड़ी ताकत उनका इंतजार कर रही थी।
मैसूर। जहां हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान की सत्ता थी। आप देखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए इन 4 आंग्ल मैसूर युद्धों और उनके समय के जो ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स हैं, उन्हें याद रखना बहुत सिरदर्द का काम होता है। हाँ, वो तो है। लेकिन हमारे नोट्स में एक YouTube वीडियो का रेफरेंस है जिसमें इसे याद रखने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक बताई गई है। ट्रिक है, लास्ट बार वार्निंग दे रहे हैं, नहीं तो कान जली। ये वाक्य सुनने में बड़ा अजीब है, लेकिन इतिहास की क्रोनोलॉजी को डिकोड करने के लिए ऐसी ट्रिक्स बहुत काम आती हैं। और अगर इसे खोलकर समझा जाए तो ये कैसे काम करता है? देखिए, बहुत ही आसान है। लास्ट से हमें याद रखना है वेरेल्स्ट, जो प्रथम मैसूर युद्ध के समय थे। वार्निंग से हमें मिलता है वॉरेन हेस्टिंग्स, जो द्वितीय युद्ध में थे। अच्छा, और कान से? कान से बनता है कॉर्नवालिस, जो तृतीय युद्ध के समय गवर्नर जनरल थे। और जली से बनता है वेलेस्ली, जिन्होंने चतुर्थ युद्ध में कमान संभाली। ये तो बहुत ही सटीक है। और इसके साथ ही एक और दिलचस्प बात है इन युद्धों की तिथियों को लेकर। इनके बीच एक पैटर्न है। जैसे पहला युद्ध 1767 से 1769 तक चला, यानी 2 साल। दूसरा 1780 से 1784 तक। तीसरा 1790 से 1792 तक, जो फिर से 2 साल का रहा। तारीखों और नामों को याद रखने का ये तरीका वाकई कारगर है। अब अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने एक शानदार कूटनीतिक चाल चली थी। वो मराठों और निजाम वाली? हाँ, अंग्रेजों ने मराठों और हैदराबाद के निजाम को अपने साथ मिला लिया था, लेकिन हैदर अली ने उन्हें पैसे और जमीन का लालच देकर अपनी तरफ कर लिया और अंग्रेजों को सीधा मद्रास तक खदेड़ दिया। और अंत में मद्रास की संधि हुई, जहां दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए इलाके वापस कर दिए। लेकिन ये शांति बहुत लंबी नहीं खिंची। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 तक चला, उसके पीछे की कहानी तो और भी दिलचस्प है। क्योंकि इसके तार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए थे। बिल्कुल सही। जब अमेरिका में फ्रांस ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहा था, तो भारत में हैदर अली और फ्रांसीसियों की नजदीकियां अंग्रेजों को डराने लगीं। अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बस्ती माहे पर हमला किया, जो हैदर अली के संरक्षण में थी, और बस युद्ध भड़क गया। और इसी युद्ध के बीच 1782 में कैंसर से हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। हाँ, लेकिन उनके बेटे टीपू सुल्तान ने बिना रुके कमान संभाली और युद्ध जारी रखा। यह युद्ध मैंगलोर की संधि के साथ लगभग बराबरी पर ही खत्म हुआ। लेकिन असली तबाही तो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में आई, जो 1790 से 92 तक चला। हाँ, टीपू सुल्तान ने त्रावणकोर पर हमला कर दिया, जो अंग्रेजों का एक सहयोगी राज्य था। इस बार गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने खुद कमान संभाली और मराठों और निजाम के साथ मिलकर टीपू पर एक बड़ा हमला बोला। और यहीं पर वो कुख्यात श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई, जिसने मैसूर की कमर तोड़ दी। टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों और उनके सहयोगियों को देना पड़ा। और सबसे दर्दनाक बात, उन्हें एक भारी युद्ध हार जाने के रूप में अपने 2 छोटे बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक के तौर पर रखना पड़ा। बाप रे, कोई भी पिता इस अपमान को कैसे भूल सकता था? यही संधि टीपू सुल्तान के लिए एक बहुत गहरा घाव थी, और यही कारण था कि उन्होंने 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा। लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत आते ही टीपू को सहायक संधि यानी सब्सिडियरी अलायंस पर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे टीपू ने साफ इनकार कर दिया। हाँ, वो फ्रांसीसियों से और यहां तक कि नेपोलियन से पत्राचार कर रहे थे, जिससे अंग्रेज खौफजदा थे। अंततः अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम के दरवाजे पर लड़ते हुए टीपू सुल्तान मारे गए। मैसूर की बहादुरी की मिसाल दी जाती है। बिल्कुल, और यहाँ टीपू सुल्तान की आयरन केस्ट रॉकेट तकनीक का जिक्र करना बहुत जरूरी है। ये लोहे के आवरण वाले रॉकेट थे, जो उस समय की यूरोपीय सेनाओं की तुलना में कहीं ज्यादा एडवांस थे। जब ये रॉकेट हवा में उड़ते हुए आते थे, तो ब्रिटिश घुड़सवार सेना में भगदड़ मच जाती थी। मैसूर की इसी सैन्य आधुनिकता ने अंग्रेजों को सबसे ज्यादा डराया था। सही कहा। खैर, दक्षिण फतह करने के बाद अब अंग्रेजों का ध्यान मध्य भारत की ओर गया, जहां भारत की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति उनका रास्ता रोकी खड़ी थी, मराठा साम्राज्य। मराठा युद्धों को याद रखने की भी एक बड़ी ही सीधी सादी ट्रिक है हमारे नोट्स में। मराठा मीन्स पराठा, और एक त्रिकोणीय पराठे के 3 कोने होते हैं, इसलिए मराठों और अंग्रेजों के बीच 3 युद्ध हुए। हास्यास्पद है, लेकिन काम की चीज है ये। वैसे देखा जाए तो मराठों का पतन भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में गिना जाता है। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अफगानों से हारने के बाद मराठा संघ पूरी तरह बिखर गया था ना। पुणे में पेशवा, ग्वालियर में सिंधिया, इंदौर में होलकर, नागपुर में भोंसले
और बड़ौदा में गायकवाड़। ये सभी मराठा सरदार एक दूसरे की ताकत कम करने में लगे हुए थे। अंग्रेजों को उन्हें हराने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, बस उनके आपसी झगड़ों में घी डालना था। और प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 1782 तक चला, वो तो इसी घर की लड़ाई का ही नतीजा था। बिल्कुल। वेलकम टू रघुनाथ शिक्षा राव सेवा किसी भी कीमत यूट्यूब पर चैनल। पेशवा बनना चाहते थे, तो उन्होंने जाकर अंग्रेजों से सूरत की संधि कर ली। दूसरी तरफ नाना फडणवीस थे, जो एक शिशु सवाई माधवराव को पेशवा बनाना चाहते थे। और फिर कई संधियों जैसे सूरत, पुरंदर और बड़गांव के बाद ये युद्ध 1782 में सालबाई की संधि के साथ शांत हुआ। सालबाई की संधि अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत थी, क्योंकि इसने उन्हें मराठों की तरफ से अगले 20 सालों तक के लिए शांति की गारंटी दे दी थी। इसका निधन हुआ, मराठों का बचा कुचा संतुलन भी बिगड़ गया। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1803 से 1805 तक चला, उसकी शुरुआत इसी कमजोरी से हुई। पेशवा बाजीराव द्वितीय का होलकर के साथ विवाद हुआ। पेशवा हार गए और अपनी गद्दी बचाने के लिए भागकर सीधे अंग्रेजों की शरण में पहुंच गए। और यहीं पर 1802 में वो ऐतिहासिक और अपमानजनक बेसीन की संधि हुई। ये असल में वही सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि थी ना? हाँ, इसे अगर आसान भाषा में समझें तो ये माफिया के प्रोटेक्शन मनी जैसा था। अंग्रेज कहते थे कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, बस आप अपनी सेना हटा दीजिए, हमारी सेना का खर्चा उठाइए और विदेश नीति हमारे हवाले कर दीजिए। मतलब पेशवा ने अपनी आजादी अंग्रेजों को बेच दी। सिंधिया और भोंसले को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने हथियार उठाए, लेकिन अलग अलग लड़कर वे भी हार गए। इस सहायक संधि ने भारतीय शासकों को अंदर से खोखला कर दिया था। उनकी अपनी कोई सैन्य शक्ति नहीं बची थी। तो फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कैसे शुरू हुआ? 1817 से 1818 का यह युद्ध मराठों का आखिरी और हताश प्रयास था अपनी आज़ादी वापस पाने का। इसकी शुरुआत पिंडारियों के मुद्दे पर हुई। पिंडारी अनियमित लड़ाके थे जो अक्सर मराठा सेनाओं का हिस्सा होते थे। और गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पिंडारियों का दमन करने के बहाने मराठों पर ऐसा निर्णायक प्रहार किया कि वे फिर कभी उठ नहीं सके। पेशवा का पद हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। उन्हें पेंशन देकर बिठूर, जो कानपुर के पास है, वहां भेज दिया गया। पूना, ग्वालियर और मंदसौर की संधियों ने महान मराठा साम्राज्य के पतन पर अंतिम मोहर लगा दी। मराठों और मैसूर जैसी विशाल शक्तियों को निगलने के बाद तो अंग्रेजों का आत्मविश्वास आसमान छूने लगा होगा। वेलकम टू अब उन्हें भारत के अंदर कोई बड़ा खतरा नहीं था, इसलिए उन्होंने भारत की सीमाओं की तरफ देखना शुरू किया। मतलब उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर नेपाल और बर्मा के साथ उनके जो युद्ध हुए, वे इसी साम्राज्यवादी भूख का नतीजा थे। उत्तरी सीमा पर 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी की शुरुआत में गोरखा लड़ाके भी अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। अब जब दो विस्तारवादी शक्तियां एक ही क्षेत्र मतलब पहाड़ी तराई की तरफ बढ़ेंगी तो टकराव होना ही था। इसी के परिणाम स्वरूप 1814 से 1816 का आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। गोरखाओं ने बहुत ही अदम्य साहस और वीरता का परिचय दिया, लेकिन अंततः 1816 में सुगौली की संधि हुई। इस संधि का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार सीधे हिमालय के तलहटी तक हो गया और कुमाऊं, गढ़वाल और शिमला जैसे ठंडे इलाके अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गए। और अगर हम पूर्वी सीमा की बात करें तो बर्मा, जो आज का म्यांमार है, वहां भी 3 आंग्ल बर्मा युद्ध लड़े गए। बर्मा का कोम्बोंग राजवंश असम की तरफ बढ़ रहा था, जिससे अंग्रेजों को अपनी बंगाल प्रेसिडेंसी खतरे में लगने लगी थी। तो प्रथम युद्ध जो 1824 से 26 तक चला, उसमें बहुत खून खराबा और पैसा बहा, जिसके बाद यांडाबो की संधि हुई। बिल्कुल। इस संधि के तहत असम, मणिपुर और अराकान अंग्रेजों को सौंप दिए गए। इसके बाद के दोनों बर्मा युद्ध पूरी तरह से साम्राज्यवाद और व्यापारिक लालच का उदाहरण थे। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो 1852-53 में हुआ, वो तो महज कुछ ब्रिटिश व्यापारियों के दावों और लकड़ी के व्यापार पर नियंत्रण के लिए लड़ा गया था। हाँ, जिसके बाद अंग्रेजों ने लोअर बर्मा यानी रंगून पर कब्जा कर लिया। और तृतीय युद्ध 1885 का कारण अंग्रेजों का एक नया डर था। कौन सा डर? फ्रांस का डर? हाँ, फ्रांस। वियतनाम और कंबोडिया की तरफ से फ्रांस का प्रभाव बढ़ रहा था और बर्मा के राजा थिबाओ उनके साथ व्यापारिक संधियां कर रहे थे। अंग्रेजों ने बिना कोई कसर छोड़े थिबाओ को गद्दी से उतार दिया और पूरे बर्मा को ब्रिटिश भारत का एक प्रांत बना दिया। ये डर वाली बात बहुत दिलचस्प है। अंग्रेजों ने लगभग पूरे भारत पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बाहरी ताकतों का खौफ उन्हें चैन से सोने नहीं दे रहा था। जब वे पूरब में बर्मा से निपट रहे थे, उसी समय उत्तर पश्चिम सीमांत पर एक और भी बड़ा खेल चल रहा था।
द ग्रेट गेम। हाँ, रूस और ब्रिटेन के बीच मध्य एशिया पर नियंत्रण की एक खामोश लेकिन खतरनाक लड़ाई। इसी डर ने जन्म दिया आंग्ल अफगान युद्धों को। रूस का बढ़ता हुआ साम्राज्य अंग्रेजों के लिए एक बुरे सपने जैसा था। उन्हें लगता था कि रूस किसी भी दिन अफगानिस्तान के रास्ते खैबर दर्रे से होकर भारत पर हमला कर सकता है। इसी खौफ के चलते 1839 से 1842 का प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड ने एक बहुत ही आक्रामक फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई। उन्होंने अफगानिस्तान के तत्कालीन शासक दोस्त मोहम्मद को हटाकर अपने कठपुतली शासक शाह शुजा को काबुल की गद्दी पर बिठाने का फैसला किया। लेकिन ये ऑकलैंड की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। काबुल पर कब्जा तो हो गया, लेकिन अफगान कबीलों ने ब्रिटिश सेना का जीना मुहाल कर दिया। और जब 1842 में ब्रिटिश सेना ने काबुल से वापस लौटने का फैसला किया, तो वो इतिहास की सबसे खौफनाक घटनाओं में से एक बन गई। लगभग 16,000 सैनिकों और आम लोगों की वो भीड़ जब बर्फीली पहाड़ियों से गुजर रही थी, तो अफगान लड़ाकों ने उन्हें ऐसा घेरा कि जलालाबाद के ब्रिटिश कैंप तक सिर्फ एक इंसान जिंदा पहुंच पाया। डॉक्टर विलियम ब्राइडन। जी, अंग्रेजों के अजय होने के घमंड की ये सबसे बड़ी हार थी। इस भयानक त्रासदी के बाद अंग्रेजों को समझ आ गया कि अफगानिस्तान कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसके बाद जॉन लॉरेंस जैसे गवर्नर जनरलों ने कुशल अकर्मण्यता यानी मास्टरली इनएक्टिविटी की नीति अपनाई। इसका सीधा सा मतलब था, जब तक कोई हमारे मामलों में दखल ना दे, हम भी शांत बैठे रहेंगे। लेकिन साम्राज्यवादी नीतियां कहाँ रुकती हैं? 1878 में लॉर्ड लिटन ने फिर से हस्तक्षेप की नीति शुरू कर दी, जिसके Welcome कारण to शिक्षा द्वितीय सेवा आंग्ल YouTube अफगान channel। युद्ध हुआ, जो 1880 तक चला। और इसका अंत गंडमक की संधि से हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने अफगानिस्तान की विदेश नीति पर नियंत्रण तो पा लिया, लेकिन उसे एक बफर स्टेट के रूप में ही छोड़ दिया। अफगानिस्तान के इस खूनी खेल के ठीक नीचे पंजाब में एक बहुत ही ताकतवर और आधुनिक साम्राज्य मौजूद था, सिख साम्राज्य। और इसके लिए भी हमारे नोट्स में एक बहुत ही छोटी और सटीक ट्रिक है। सिख शब्द में 2 अक्षर हैं, सी और ख, इसलिए अंग्रेजों और सिखों के बीच 2 युद्ध हुए। ये ट्रिक भी कमाल की है। अगर इतिहास की बात करें, तो महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब को एक अजेय किले में बदल दिया था। उनकी खालसा सेना पूरी तरह से आधुनिक थी, जिसे यूरोपीय जनरलों ने प्रशिक्षित किया था। 1809 में रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि हुई थी, जिसने सतलुज नदी को दोनों साम्राज्यों की स्थायी सीमा मान लिया था। और जब तक रणजीत सिंह जिंदा रहे, अंग्रेजों की कभी जुर्रत नहीं हुई कि वे सतलुज पार करने की सोचें भी। लेकिन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पूरा पंजाब अस्थिरता और राजनीतिक हत्याओं के दौर से गुजरने लगा। सेना और दरबार में गुटबाजी शुरू हो गई। इसी राजनीतिक शून्य का फायदा अंग्रेजों ने उठाया और माहौल ऐसा बनाया कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध भड़क गया, जो 1845 से 46 तक चला। सिख सेना ने जब सतलुज नदी पार की, तो युद्ध की घोषणा हो गई। सिख सैनिकों ने मैदाने जंग में बेमिसाल बहादुरी दिखाई। कई बार तो उन्होंने ब्रिटिश सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सिख सेना की हार उनके दुश्मनों की ताकत की वजह से नहीं, बल्कि उनके अपने ही कमांडरों तेज सिंह और लाल सिंह की गद्दारी की वजह से हुई। और युद्ध के बाद मार्च 1846 में लाहौर की संधि थोपी गई। ये संधि सिखों के लिए बेहद अपमानजनक थी। उपजाऊ जालंधर दोआब अंग्रेजों ने छीन लिया और सिखों पर इतना भारी युद्ध हर्जाना लगाया गया कि उसे चुकाने के लिए पंजाब दरबार को जम्मू कश्मीर का पूरा इलाका गुलाब सिंह को बेचना पड़ा। लेकिन सिखों का स्वाभिमान इतनी आसानी से घुटने टेकने वाला नहीं था। मुल्तान में मूलराज के विद्रोह ने एक चिंगारी का काम किया और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध शुरू हो गया, जो 1848 से 49 तक चला। चिनाब नदी के पास हुए युद्धों में इस बार अंग्रेजों ने पूरी तैयारी के साथ हमला किया था। गुजरात के युद्ध में, जिसे तोपों का युद्ध भी कहा जाता है, सिखों की निर्णायक हार हुई। अंततः 1849 में लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। और हाँ, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी इसी समय महाराजा दलीप सिंह से लेकर ब्रिटिश ताज को सौंप दिया गया। सिखों का पतन भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश विजय का आखिरी बड़ा अध्याय था। अगर हम इस पूरे ऐतिहासिक सफर को एक फ्रेम में रखकर देखें, तो अंग्रेजों की रणनीति की एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभरती है। वो कैसे? उन्होंने एक ही समय में पूरे भारत से युद्ध नहीं किया। जब वे बंगाल जीत रहे थे, तो बाकी भारत खामोश था। जब वे मैसूर को घेर रहे थे, तो मराठों ने उनका साथ दिया।
जब मराठी आपस में लड़ रहे थे तो अंग्रेजों ने एक एक करके उन्हें खत्म किया। मतलब उनकी सफलता का मुख्य कारण उनका सैन्य तंत्र कम और भारतीय शासकों की अदूरदर्शिता और आपसी कलह ज्यादा थी। बिल्कुल। भारतीय रियासतों ने कभी भी राष्ट्रीय स्तर पर ये नहीं सोचा कि उनका असली दुश्मन कौन है। सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी कागजी संधियों ने उन पर बिना गोली चलाए ही हथकड़ियां डाल दी थीं। तो जो चित्र हमारे सामने बनता है वो ये है कि बंगाल से जो चिंगारी उठी उसने दक्षिण में कर्नाटक और मैसूर को जलाया, मध्य भारत में मराठों की शक्ति को राख कर दिया, पूर्व में नेपाल और बर्मा की सीमाओं को समेटा और अंत में उत्तर पश्चिम में सिखों और अफगानों को अपनी चपेट में ले लिया। अंग्रेजों ने भारत को एक साथ नहीं बल्कि एक एक टुकड़े में बड़ी ही चालाकी से अपने निवाले में बदला। ये एकता की कमी ही वो जहर था जिसने इतने बड़े उपमहाद्वीप को एक व्यापारिक कंपनी का गुलाम बना दिया। आज की इस गहन चर्चा को खत्म करने से पहले हम तैयारी कर रहे छात्रों और इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले सभी श्रोताओं के लिए एक गहरा वैचारिक प्रश्न छोड़कर जाना चाहते हैं। हाँ, ये जरूरी है। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, अगर मैसूर की वो खतरनाक आयरन केस्ड रॉकेट तकनीक, मराठों की वो Welcome to बिजली शिक्षा की तरह सेवा YouTube तेज और चैनल। चतुर घुड़सवार सेना और सिखों की वो आधुनिक और अडिग खालसा सेना, अगर ये सब आपस में लड़ने के बजाय एक संयुक्त मोर्चे के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक साथ खड़े हो जाते तो क्या होता? बिल्कुल। क्या आज हम इतिहास की किताबों में कुछ और ही कहानी नहीं पढ़ रहे होते? ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के पूरे नजरिए को बदल कर रख देता है। जो हुआ वो तो हम जानते हैं, लेकिन जो हो सकता था उसकी कल्पना करना दिमाग के कई बंद दरवाजे खोल देता है। एकदम सही। तो इस सवाल पर खुद विचार कीजिएगा। आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही। इन पन्नों के पीछे की कहानियों को डिकोड करने में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।